हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रचित अपने पिता मोहन और माँ राधा के साथ रहा करता था। रचित काफी अमीर था। उसको कभी किसी चीज की भी कमी नहीं हुआ करती थी। उसका खुद का बिजनेस था। हालांकि उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो अक्सर अकेला रहा करता। ऐसे ही एक दिन रचित देर रात को अपने घर आता है, जहाँ उसके पिता मोहन उसको इतनी देर रात को घर आते देखकर कहते हैं, रचित बेटा, आज तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? आज ऑफिस में काम ज्यादा था, बस इसलिए मुझे घर आने में देरी हो गई। बेटा रचित, तुम इस तरह उदास क्यों रहते हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो? कुछ नहीं डैड, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। पर रचित, खाना तो खा लो। मैं खा कर आया हूँ डैड, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। रचित अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं मोहन बस अपने बेटे को देखता रह जाता है। कुछ देर बाद अब मोहन की पत्नी राधा मोहन के पास आती है और मोहन से कहती है, मोहन जी, मैं क्या सोच रही थी, रचित का बर्ताव काफी अजीब होता जा रहा है। मैं तो कहती हूँ रचित की शादी करवा दीजिए। क्या पता रचित की शादी के बाद थोड़ा चेंज हो जाए। पर राधा, क्या हमारा रचित शादी के लिए मानेगा? मोहन जी, रचित मेरी तो सुनता ही नहीं है। एक बार आप उससे बात कर देखना, क्या पता वो शादी के लिए मान जाए। मोहन के बात करने से रचित शादी के लिए मान जाएगा। बस यही सोचकर मोहन सुबह का इंतजार करने लगता है और अब सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे, तब मोहन अपने बेटे से शादी के बारे में बात करता है। बेटा, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हारी उम्र हो चली है, साथ ही साथ तुम्हारी माँ भी अब समय के साथ ढलती जा रही है। बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़की ढूंढी जाए। रचित अपने पिता का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सुबह का ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर मोहन को जरा भी अच्छा नहीं लगता। जहां मोहन अपने बेटे की चिंता में था, तो वहीं रचित जब अपने ऑफिस जा रहा था, तब अचानक से उसकी कार के आगे एक बड़ा सा ट्रक आता है, जिस वजह से रचित खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता। उसकी कार एक खाई में गिर जाती है। पर ये क्या, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी रचित की सांसें चल रही थी। रचित अपनी हल्की सी आंखें खोलता है तो जहां उसको खुद के सामने एक लड़की दिखाई पड़ती है। रचित उसको सही से देख नहीं पाता क्योंकि रचित काफी घायल था। पर रचित के पास वो खड़ी हुई लड़की अपने दोनों हाथों को 2-3 बार घुमाती है और अपने हाथों द्वारा नीले रंग की रोशनी निकालकर रचित के सीने में उस रोशनी का प्रवेश करती है, जिसके बाद वो लड़की रचित को हॉस्पिटल छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब जब उसको होश आता है, तब रचित खुद को हॉस्पिटल में पाता है और खुद के सामने अपने पिता को देखकर रचित अपने पिता से बोलता है, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है और वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की बेटा? तू कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है? वही जो मेरे पास खड़ी थी। बेटा, मुझे तो पता नहीं कि तू कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है, और हमें तो ये भी नहीं पता है कि तुझे यहाँ कौन लेकर आया है। रचित और मोहन आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और रचित की बातों का जवाब देते हुए कहती है, रचित जी, आपको यहाँ एक लड़की छोड़कर गई है। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या आपने उसकी आइडेंटिटी पूछी? हाँ, हमने उससे उसकी आइडेंटिटी पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस फॉर्म पर अपना साइन किए और चली गई। हमने उससे काफी टाइम पूछने की कोशिश करी, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। रचित बेटा, कौन थी वो जिसके बारे में तुम इतनी पूछताछ कर रहे हो? क्या तुम उसको जानते हो? नहीं, पर वो बहुत अजीब थी। मुझे बचाने वाली कोई और नहीं, बल्कि वो लड़की थी। मैंने देखा था, बहुत अजीब थी। उसने अपने हाथों में कुछ किया था। रचित की ऐसी बातें सुनकर मोहन को लगता है कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से रचित बहकी बातें कर रहा है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब थोड़ी देर में रात होती है। देर रात वो लड़की दोबारा रचित के पास आती है और उसके पास बैठकर उसको निहारती रहती है। वो लड़की अब जैसे ही रचित के सर पर हाथ रखती है, वैसे ही रचित अपनी आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम ही वो लड़की हो ना जिसने मेरे अंदर कोई नील रंग की रोशनी डाली थी? और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से ही बच पाया हूँ। मैं हूँ AIH003। हमारे ग्रह पर यदि कोई मुसीबत में होता है तो हम उसको बचाते हैं। क्या AIH003? ये क्या होता है? और तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो जैसे तुम कोई दूसरे ग्रह यानी दूसरी दुनिया से आई हो? जी हाँ, मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ। आपके शब्दों में कहें तो मैं दूसरी दुनिया की प्राणी हूँ।
इसका मतलब यह है कि तुम सच में एक एलियन हो। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी दुनिया में, मेरा मतलब कि अपने ग्रह पर होना चाहिए ना। मैं यहाँ अटक गई हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मेरा UFO ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से मैं अपने ग्रह पर वापस नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ फंस गई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रह पर भेज दूंगा। बताओ मुझे तुम्हें तुम्हारे ग्रह पर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर पेड़ लेने आई थी, पर मेरा अनियंसिएटर कहीं खो गया है और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। एक मिनट, कहीं तुम नीले हीरे की बात तो नहीं कर रही हो? नीला हीरा वो क्या होता है? मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हें नीले हीरे के पास ले जाऊंगा। उस नीले हीरे को देखकर तुम मुझे ये बताना, कहीं वही तो तुम्हारा अनियंसिएटर तो नहीं है? जी जरूर। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा नाम बहुत अजीब है। साथ ही तुम्हारे नाम से सभी को साफ पता चल जाएगा कि तुम दूसरी दुनिया से आई हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम चेंज कर रहा हूँ। आज से तुम्हारा नाम नव्या है। अगर तुमसे कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो तुम्हें अपना नाम नव्या ही बताना है, ठीक है? नव्या, ठीक है, मेरा नाम नव्या है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और रचित के पास एक अनजान शख्स को बैठे देखकर उससे कहती है, रचित जी, यही वो लड़की है जिसने आपकी जान बचाई। जी हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ। मैंने अपने सेक्रेटरी को कहकर इनको यहाँ पर बुलवाया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो कौन है ये आपकी? हमें माफ करना, पर हमें इनकी जानकारी लेनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी ऐसे ही हॉस्पिटल में आकर हमारे पेशेंट से नहीं मिल सकता है। मैं नव्या, मेरा नाम नव्या है। आप इनकी क्या लगती है? मेरा नाम नव्या है, मेरी पहचान नव्या है और मैं इनका ख्याल रख रही हूँ तब तक जब तक मेरा अनियंसिएटर नहीं मिल जाता। क्या? वो दरअसल ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए अब आप इनसे ज्यादा जांच पड़ताल मत कीजिए। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। नव्या की बात डॉक्टर के सर के ऊपर से जाती है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलती क्योंकि रचित ने उसको उसकी जांच पड़ताल करने से मना कर दिया था। अब यूं ही समय गुजरता है और समय के साथ अब रचित बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही रचित नव्या से प्यार करने लगता है, पर वो उसको अपने दिल की बात नहीं बताता। कहीं न कहीं नव्या भी अब उससे प्यार करने लगी थी। ठीक होने के बाद रचित उसको अपने लैब में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे नीले हरे उर्फ अनियन सीटर को देखकर बोलती है, हाँ यही है मेरा अनियंसिएटर, मैं उससे ही अपने ग्रह पर जाऊंगी। पर मैं अपने ग्रह पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर क्यों नव्या? क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नव्या की बात सुनकर रचित उसे गले से लगा लेता है और उसको बोलता है, नव्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम दूसरी दुनिया की हो। भला तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो? रह सकती हूँ। मैं अपने ग्रह पर वापस जाकर धरती पर रहने के लिए सर्टिफिकेट बनवा कर मैं दोबारा यहाँ पर तुम्हारे पास आ सकती हूँ। पर मैं तभी यहाँ पर आ सकूंगी जब तुम मेरा इंतजार करोगे और मुझे पाने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं तभी तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे सारी शर्त मंजूर है। अब क्या था, नव्या अपने अनियन सीटर को दबाती है और थोड़ी देर बाद उसका UFO आ जाता है और नव्या अपने ग्रह पर चली जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ अब नव्या दोबारा धरती पर आती है, जिसके बाद रचित नव्या से शादी करने के लिए कोर्ट में जाता है, जहां वो उसको शादी के जोड़ी में देखकर उससे बोलता है, लो आ गई मेरी दूसरी दुनिया की दुल्हनिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।